नीचे वाला क्या है? ठीक है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, यहाँ पे हम इतना बेसिक तो नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म से। रिएक्शन मैकेनिज़्म 1 पढ़ेंगे हम, पार्ट 1, जिसके अंदर हम बेसिकली इफ़ेक्ट्स और समथिंग रिलेटेड विद दिस पढ़ते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज़्म 2 जो पार्ट होता है वो रिएक्शन मैकेनिज़म्स को पढ़ने का ही पार्ट होता है, बट वो रिएक्शन मैकेनिज़म्स हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ, वो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, तो उसको छोड़ेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए सेंटर में रिएक्शन मैकेनिज़्म 1। जीओसी के 2 हिस्से होते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म 1 और 2 के हिसाब से। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म 1 यहाँ पढ़ेंगे और बाकी क्लास के साथ साथ चलती जाएगी, जो रिएक्शनें आएंगी बाद में 11th और 12th में वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब कम से कम 1 से 1.5-2 महीना जीओसी ही कवर होगा, जिसमें तुम्हारा 2 चैप्टर आता है, एक जीओसी एक हाइड्रोकार्बन। ये दोनों 1-1.5 महीने में हम लोग ख़त्म करेंगे। मीन्स ये अक्टूबर नवंबर लास्ट दिसंबर स्टार्टिंग तक तुम्हारा ये पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। एंड इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर 1 to 1.5 मंथ्स कंटिन्यूटी। इतना अगर तुमने कर लिया तो जीओसी तुम्हारी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, लगभग सारे फैक्टर्स हम यहीं कवर करेंगे। चलिए, रिएक्शन मैकेनिज़्म। ठीक है, देखो रिएक्शन मैकेनिज़्म में कुछ बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अगर खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें यू विल गेट अ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक रिएजेंट आके अटैक करता है। ये जो बॉन्ड है ये टूटता है और ये रिएजेंट आके जुड़ जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इट्स एन वेरी सिंपल थिंग। रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 का आपस में रिएक्शन होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, इतना तो हमको ऑलरेडी आइडिया है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट 2 है इसको पहले पढ़ना होता है, फिर ये बॉन्ड कैसे टूट रहा है ये पढ़ना होता है। एंड सर्टेन टाइम्स इस रिएक्शन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, तो साथ में उन इंटरमीडिएट्स को पढ़ना होता है। और फिर जब इंटरमीडिएट पढ़ते हैं तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी पढ़नी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर हमें घूमते रहना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एज कार्बन के कैरेक्टर्स हमने पहले से पढ़े हुए हैं, हमको थोड़ा बहुत आइडिया भी है कैसे होता है, तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसी से स्टेप वाइज समझते रहेंगे। पहली हेडिंग बनाइए रिएक्टेंट्स और रीएजेंट्स। रिएक्टेंट्स और रीएजेंट्स। रीएजेंट्स आर बेसिकली द अटैकर्स। रीएजेंट्स रीएजेंट्स चलिए, रीएजेंट्स में पहली हेडिंग बनाइए इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग फॉर योर जीओसी। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पहले समझना आराम से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है ये सब। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली उनको कहते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। द इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और फाइल मतलब होता है फिलिक, और ये पूरी ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा तुम्हारे वर्ड। फिलिक मीन्स क्या होता है, लव, एंड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, कोई नेगेटिव चार्ज वाला। तो द सिंपल मीनिंग इज ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद हो या जिसको इलेक्ट्रॉन्स से लव हो उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। सिंपली मीनिंग क्या हुआ कि जिस चीज़ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ही जरूरी नहीं है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर किसी सब्सटेंस को नेगेटिव चार्ज पसंद आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर है इतना? अगर कोई सब्सटेंस को कोई नेगेटिव चार्ज दिखा और उसने अटैक कर दिया तो मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल था। इलेक्ट्रोफाइल को लिखा जाता है ई के ऊपर पॉजिटिव से। ऐसा क्यों? कॉज ही लव्स इलेक्ट्रॉन। अब तुमको भी पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी सब्सटेंस पे, सपोज करो कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और कोई सब्सटेंस बाहर से आके इस पर हमला करने वाला है तो उस पर खुद कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि वो इस नेगेटिव वाले से बॉन्ड बना सके। एंड दैट्स वाई हम इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं ई पॉजिटिव से। तो इसमें बहुत बेसिक चीज़ ये कह सकते हैं हम कि सर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद हो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ऑल दो सब्सटेंसेस which loves electron, which attracts electrons, which having lesser electrons are called electrophile। इस कंसेप्ट को समझना, धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स रिलेट करते हुए चलना। इलेक्ट्रॉन फिलिक या हम कह सकते हैं जिसको नेगेटिव चार्ज पसंद है। आराम से पॉइंट को समझना। नेगेटिव चार्ज किसको पसंद आएगा, जिसके खुद पर कौन सा चार्ज हो। तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को, सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन जरूर है।
सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज यहाँ नहीं आते हैं, कुछ के ऊपर प्लस चार्ज होता है, उसके बाद भी वो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज को पसंद नहीं करते, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशंस में तुम ये कह सकते हो कि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी के ऊपर प्लस चार्ज ऑलरेडी आया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैं यहीं पे तुमको इसको थोड़ा समझाते हुए चलता हूँ। तो तुम एक सिचुएशन मान के चलना कि तुम्हारे पास कोई एक सब्सटेंस ए है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, जिस भी सब्सटेंस को इसका नेगेटिव चार्ज पसंद आएगा उन सब को इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे हम। क्लियर? अब यहाँ देखो, ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली चीज़, अगर किसी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, मैक्सिमम टाइम कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। जस्ट फॉर एन एग्जांपल H+ ले लो, तो ये H+ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो ये जाकर के किसी नेगेटिव वाले से जुड़ेगा कि नहीं। मान लो यहाँ पे Cl नेगेटिव रखा होता तो HCl बन जाता, तो इसका मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कैन बी इलेक्ट्रोफाइल। नॉट ओनली H+, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक CH3 के ऊपर प्लस चलता है, इसको कार्बोकेटाइंस कहते हैं, ठीक है, आगे पढ़ना है ये भी हमने। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिस पे प्लस चार्ज है वो सब क्या आएंगे, ए पर अटैक करने आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो गए, ठीक है। दूसरा सब्सटेंस और कौन है जिसे ये इलेक्ट्रॉन पसंद आ सकता है, तो हम बोलेंगे सर ऐसा कोई सब्सटेंस जिस पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट चल रहा हो, वो भी हमला करेगा। मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस सोचो जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है, तो उसको इलेक्ट्रॉन पसंद आएगा। जैसे BF3 या BH3 ले लो, और भी हैं फिलहाल के लिए, ये मैंने तुमको पिछली बार भी पढ़ाया हुआ है, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा है तुमने। बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3, तो मिल गए 3, टोटल हो गए 6। चाहिए कितने होते हैं, फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इसके आउटर मोस्ट में, 3 हाइड्रोजन से मिले 6। अभी भी 2 की कमी चल रही है, तो ही लव्स इलेक्ट्रॉन, है ही नहीं भैया के पास, तो मांगेगा कहीं, ठीक है। इसका मतलब अब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कैन बी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कैन बी इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, एक और सुनो, थर्ड वन, अगर मान लो किसी के पास खाली पड़ा हुआ p या d ऑर्बिटल हो, एम्प्टी p और d ऑर्बिटल होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनर, कोई भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो अगर देना चाहेगा तो खाली डब्बा है उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लाइक एल्यूमिनियम टाइप का कोई सब्सटेंस उठा लो, जिनके पास भी खाली डब्बा है उन खाली डब्बे वालों को A नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, दे देगा और इसको मिल जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसीज या एम्प्टी p और d ऑर्बिटल वाले कोई स्पीसीज जो होते हैं वो सब हमारे किस में आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। इन सब को इस A नेगेटिव पर अटैक करना पसंद है। सिंपल ये समझ लो, तुम सिंपल ऐसा समझना, जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तुम जस्ट चीज़ों का कैरेक्टर देखो, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है, उसके बाद उसका ऑक्टेट पूरा है या नहीं है। हम कई बार इसमें लिखते हैं नीचे से, हालांकि सारी चीज़ें सेम है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पर फिर भी इनको अलग अलग डेफिनेशन से जानते हैं। जैसे हम कभी लिखते हैं कि कोई इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला आ जाता है, वो भी यहाँ आ जाता है। अगर किसी के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो उस स्पीसीज़ को भी हम इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होगा, उसके पास कम चल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। वो सब इस A नेगेटिव को पसंद करेंगे, ठीक हो गया। सबके एग्जांपल्स लिखने हैं अभी हमने, तो आराम से सुनना अभी तो, कि एक इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा रिएजेंट होगा जो नेगेटिवली चार्ज जगह पे हमला करेगा। बाद में जब तुम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो तुमको कई बार किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। उस नेगेटिव चार्ज पे हमला करने के लिए किसको लाया जाए, इलेक्ट्रोफाइल को। फिर इसके नाम से बाद में रिएक्शन आएंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल आके किसी को सब्स्टिट्यूट कर देता है। वो सब तब जब तुम्हें पहले से इलेक्ट्रोफाइल आते हो। और इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद है। कोई भी इलेक्ट्रॉन को अटैक करने वाला स्पीसीज जिसको नेगेटिव चार्ज पसंद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पसंद आ रहा है, वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्लियर है इतना? अब सुनो, एक और बड़ा यूनिक सा स्पीसीज आता है इसके अंदर, सुनना, बाद में समझा भी दूंगा उसको मैं। फिलहाल के लिए वो पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ। होता क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से जुड़ा हो, वो भी मल्टीपल बॉन्ड से, तो कई बार कंप्लीट ऑक्टेट होने के बाद भी वो इस पर अटैक कर सकता है और इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर सकता है। ये बड़ी यूनिक सी चीज़ होती है। आराम से समझो क्या कह रहा हूँ। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नाउ जस्ट काउंट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कार्बन।
इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जरा गिनो, 1 2 3 और 4, ये इस कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ शेयर किए तो ये 1 2 3 और 4, ये किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के। शेयरिंग से क्या इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 4 ये रहे, 4 ये रहे, कार्बन के 8 पूरे हैं। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है? एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, क्या यहाँ कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है? तो अब ये किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इट्स वेरी सिंपल फिनोमिना कि अगर तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं तो तुम नहीं मांगोगे, ठीक है। पूरा है ऑक्टेट तो भरा हुआ है पेट, तो नहीं हो सकता अटैक, सिंपल सी याद रख लोगे। अगर इसका ऑक्टेट पूरा है तो इस पर हमला नहीं होगा, ये किसी पे हमला नहीं करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये जिन दो से जुड़ा हुआ है ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हो और वो भी मल्टीपल बॉन्ड से, तो उसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं एंड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन इसके सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लग जाएगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बीच में कार्बन बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और ऐसे स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स, इलेक्ट्रोफाइल है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ रहे हैं। एंड द रीज़न वेरी सिंपल इज कि इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले स्पीसीज हैं और ये खींचते हैं तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी 8 पूरे नहीं हो पाते, इस पर थोड़ी सा कमी रहती है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है बट एनसीईआरटी ने एक बड़ा प्यारा पॉइंट तुम्हारा दिया हुआ है, विल गो विद दिस। एनसीईआरटी कहता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स, अब समझना, अब चलो इस वाले को लास्ट में करते हैं, इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा वो। फिलहाल के लिए तुम इन्हीं को समझो, ये भी बहुत है अभी के लिए, इतने सारे याद करने थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक। प्रेम से आराम से, ए नेगेटिव कोई स्पीसीज था, इस पे हमला करने वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, नेगेटिव चार्ज पसंद है, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास कमी चल रही है वो सब इस ए पे हमला करेंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उन सबको इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स हु लव्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको पसंद होगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको नेगेटिव पसंद आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो उसी को इलेक्ट्रॉन पसंद आएगा, जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो और इलेक्ट्रॉन चाहिए वही हमला कर पाएगा, या जिसके पास एम्प्टी पी और डी ऑर्बिटल्स हों, खाली डब्बे हों, वो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो इन सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये स्पेसिफिक कंडीशन बन जाती है इसके बीच में से। इसको इलेक्ट्रॉन इसलिए चाहिए क्योंकि इसके पास 8 पूरे थे पर इसके अड़ोस पड़ोस वाले काम के नहीं है, तो उन्होंने खींच लिया, इस वजह से इसको भी चाहिए, इसीलिए ये भी हमले की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। बाकी ये 4 तो बहुत ही कॉमन है जो चाहिए होते हैं, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर आते हैं। इन सब के एग्जाम्पल्स दिखेंगे बट उससे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स को एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर अटैकिंग रिएजेंट्स, ये हमला करने के काम आते हैं। ओरिजिनली ऐसा होता नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमला करना हो तो इसको ढूंढ के लाते हैं हम कहीं से, ये किसी का हिस्सा बना होगा, कहीं से आएगा। लाइक जैसे देखो HCl है, इस HCl का H+ हमला करेगा तो H+ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो किसी रिएक्शन में HCl डाला है तो तुम सोचोगे अच्छा ये HCl एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पे काम आता है। फिलहाल के लिए तो मैकेनिज्म वगैरह सब छोड़ दो, तुम सिर्फ फोकस करो कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। लिखिए, those attacking reagents those attacking reagents which loves electron or negative charge, which loves electron or negative charge, which loves electron or negative charge, which loves electron or negative charge are called electrophiles, are called electrophiles, are called इलेक्ट्रोफाइल। आगे लिखना, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई, ऊपर पे कैपिटल प्लस लगा, वैसे कैपिटल ई ऊपर पे प्लस, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई प्लस, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई प्लस
रिप्रेजेंटेड एज ई प्लस। आगे लिखो, इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज, इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। एग्जाम्पल ही लिख लो सीधे सीधे, ये X प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C पॉजिटिव बॉन्ड O, CH3 पॉजिटिव, ऐसा लिखो, X पॉजिटिव CH3 सिंगल बॉन्ड C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, CH3 पॉजिटिव CH2 CH पॉजिटिव, कार्बोकेटाइंस हैं बेसिकली ये सब, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गो विद NO पॉजिटिव, वो भी होता है। NO पॉजिटिव, H पॉजिटिव भी लिखना, ये H पॉजिटिव, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इनमें से कोई हमला करता है तो उनको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाएगा, ठीक है। यहीं पे लिखो NCERT नोट, NCERT नोट, NCERT नोट, ऐसे लिखो, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, कैन नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इधर देखो, वाई ऑल्दो दे आर कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, ये सब प्लस कंटेन कर रहे हैं, तो कायदा ये कहता है कि इनको नेगेटिव को स्नेह करना चाहिए, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, नेगेटिव पर हमला करना चाहिए। सिंपल फिनोमिना है, अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो तुम्हें नेगेटिव ही पसंद आएगा और तुम्हें नेगेटिव की तरफ जाना भी पड़ेगा, बट ये नहीं जाते हैं। द थिंग इज, ये रहा ऑक्सीजन हमारा, H3O पॉजिटिव ऐसा दिखाई देता है। अब H3O पॉजिटिव के जरा ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलरेडी भरा हुआ है पेट, हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, तो हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि 8 से ज़्यादा खाएगा पेट फूट जाएगा, 8 लास्ट होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। भरा हुआ है ना, 8 के 8 पूरे हैं, तो ये प्लस इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना पाता क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, हमला नहीं करेगा। बाय द सेम थिंग NH4 पॉजिटिव, लुक NH4 और पॉजिटिव, काउंट द इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, 8 से ज़्यादा खाएगा पेट फूट जाएगा, सिंपल, कैन नॉट मेक एनी अदर बॉन्ड। अब इससे ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं कर सकता, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ऑल्दो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर है? एट द सेम थिंग Na पॉजिटिव, ऑक्टेट पूरा होता है पॉजिटिव बनाने के बाद, तो ये भी हमला नहीं करेगा। इसीलिए ये सब पॉजिटिव कंटेन करने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट है, ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ट्रू और फॉल्स? ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हैविंग सम एग्जांपल्स जो ऐसा नहीं करते हैं। इसमें कोई दिक्कत? देखिए याद रखना, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, मार्क्स कैन बी पेंटावेलेंट बट नाइट्रोजन कैन नॉट बी। नाइट्रोजन की वैलेंसी कभी भी 5 नहीं हो सकती, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ना कभी बनाएगा। मार्क्स कैन बी पेंटावेलेंट बट नाइट्रोजन कैन नॉट बी, याद रख लोगे? बढ़िया। तो ये तीनों का एग्जांपल, दोनों डायग्राम बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइन दिमाग में रखनी है, 8 से ज़्यादा नहीं खाना होता किसी ने भी।
डन। अगला सेकेंड हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इनको एमटीपी वाले में डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसमें जो भी आएंगे वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सुनना। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी चल रही है वो सारे इसके अंदर आते हैं। पहला आता है कार्बोकेटायन, दैट इज CH3 पॉजिटिव, कार्बोकेटायन, ठीक है। एक आता है फ्री रेडिकल, CH3 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, इसको बोला जाएगा फ्री रेडिकल। थोड़ी टाइम बाद समझ जाओगे क्या होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल। अगला लिखो कार्बीन, कार्बीन इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट, CH2 और C पे एक लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 और 2 4 और 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, 8 नहीं है, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड बस। कार्बीन ईमर टीमन रिएक्शन में बाद में बनाने को भी मिलेगा तुमको क्लास 12th में, अभी नहीं। कार्बीन CH3 ने एक डॉट लगाओगे फ्री रेडिकल, CH3 पे पॉजिटिव कार्बोकेटायन। एक लिखो नाइट्रीन, ये भी इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन, इसको लिखते हैं ऐसे N, एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल डंडा और 2 लोन पेयर टाइप, ये होता है नाइट्रीन। ये सब तुमने आगे पढ़ने हैं, अगला टॉपिक है तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये 4 और 5 रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं हमारे, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। उसमें से चारों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एक ही बचता है वो न्यूक्लियोफाइल होगा, नेगेटिव वाला। ये हो गए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले, ठीक है। अगला, पहला पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगला स्पीसीज कंटेनिंग एम्प्टी p और d ऑर्बिटल, स्पीसीज कंटेनिंग एम्प्टी p और d ऑर्बिटल, स्पीसीज कंटेनिंग एम्प्टी p और d ऑर्बिटल। स्पीसीज कंटेनिंग एम्प्टी p और d ऑर्बिटल, ये देखो p ऑर्बिटल वाले हैं, BF3, BH3, AlCl3 ले लो, है ना। फिर देखो ZnCl2 आ जाएगा, SnCl2 आ जाएगा, SbF4 आ जाएगा, ये सब एम्प्टी p और d ऑर्बिटल कंटेनिंग है। FeCl3 लो, पूछा है एक बार, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। डन। देखो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले में भी यही आते हैं, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी लगभग सेमी कैटेगरी हो गई, ठीक है। लिख लो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनका 8 पूरा ना हुआ हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वो BF3, BH3 भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल हैं। ये चारों जो लिखे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी उसी के एग्जाम्पल हुए। कोई एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है नहीं, जस्ट राइट इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लीव इट। अगला इस वाले को बना लो न्यूट्रल, मतलब इन पे चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हो तुम इनको। इसको एक कैटेगरी बना दो, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल, लेकिन इसमें डैश करके थोड़ा सा लिख लो न्यूट्रल वाले में, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ऐसा होगा तभी इलेक्ट्रोफाइल होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंडीशन ये है कि किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव को इलेक्ट्रोनेगेटिव से मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए, ताकि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके और उस पर थोड़ा सा कमी आ जाए इलेक्ट्रॉन्स की। ये सिचुएशन कंपलसरी है, लिखिए। व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव, attached with electropositive, attached with electropositive by multiple bonds,
बाय मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले में नहीं, मल्टीपल बॉन्ड, बाय मल्टीपल बॉन्ड, बाय मल्टीपल बॉन्ड, देन इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, देन इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। देन इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। देखो कार्बन से 2 जुड़े हैं, क्या कार्बन का भी भरा हुआ है पेट, है कंप्लीट ऑक्टेट, 8 से ज़्यादा खाएगा पेट फूट जाएगा, पर यहाँ तो नहीं फूटा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं इसके पास, खींच दिए थे बगल वालों ने। एंड द सेम सिचुएशन विल बी हैपन विद COCl2, विद SO2, विद SO3, ये सब इसी के एग्जांपल्स। तो राइट ऑल द एग्जांपल्स। पहला वाला थोड़ा बना देना, CO2 बेस्ट एग्जांपल है भैया, उसके बाद COCl2, SO2, SO3, इनको वैसे बना दो फुर्सत के लम्हों के लिए। ये सब याद करने होते हैं याद में, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, प्लस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, प्लस ई ग्रुप, माइनस ई ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, प्लस आर, माइनस आर, सब याद करने होते हैं। पूरी GOC तुम्हारी याददाश्त पे डिपेंड करती है। तुम्हें फंक्शनल ग्रुप याद हैं और ये स्पीसीज़ याद हैं कौन क्या है, और तुम्हारे लिए इनके कैरेक्टर्स बताना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ही सरल सी चीज़ें होती हैं उसके बाद। अब देखिए एक लास्ट सिचुएशन, जो मैं तो नहीं कह रहा, NCERT कह रही है, और NCERT ने जो कह दिया वही शाश्वत सत्य है। ठीक, NCERT एक बड़ा प्यारा पॉइंट देती है, और NCERT क्या कहती है सुनना, NCERT कहती है ऑल द प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स आर ट्रीटेड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। मैंने कहा ऑल द प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अब ये कैसे होगा समझना। बट आर दोस प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स, एल्कोहल्स होता है ROH, इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है एल्कोहल। ठीक है, ROH को एल्कोहल कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर इससे एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आगे जुड़े H और इसको बना दे पॉजिटिव, इसको बोला जाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोन का मतलब H+ है, तो मतलब एल्कोहल में H जोड़ दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहा जाता है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, और कई बार हमको थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, हमें ये लग रहा होता है कि सर इसके ऊपर प्लस है तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुआ ये है NCERT ने प्रोटोनेटेड एल्कोहल को ही बोल दिया है। अभी तक ये एग्जाम में नहीं आया, जिस साल एग्जाम में आएगा बहुतों के नंबर उड़ाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इतना कॉमन है नहीं। प्रोटोनेटेड एल्कोहल अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जब इसको इलेक्ट्रोफाइल दिखते हैं, जब इसको इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज दिखता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। बनता कैसे है, ये OH दिखाई दे रहा है, नाउ जस्ट फोकस ऑन O। अगर मैं ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दूँ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ दूँ, तो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दूँ। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, जो भी है छोड़ दो। अभी इतना समझो कि मैं यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दूंगा ऐसे, और तुमको H2O दिख रहा होगा अलग होता हुआ। ठीक है, वो H2O बाहर निकल जाता है और R के ऊपर प्लस आ जाता है, तो मतलब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से बन जाता है R पॉजिटिव। इसी R पॉजिटिव को हमने कुछ जगहों पे CH3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, देखो ये, और ये CH3 पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल था। तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल इस CH3 पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रोफाइल है, इस OH पे प्लस चार्ज की वजह से नहीं है। बट प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, उसी को बोल दिया गया है सीधे सीधे NCERT के द्वारा, भैया ये पूरा का पूरा अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल होता है। मतलब अगर कहीं प्रोटोनेटेड एल्कोहल है तो वो आएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह हमला करेगा, बट उसका केवल R वाला हिस्सा हमला करता है, CH3 पॉजिटिव। एक्चुअल साइज ये है, बट प्रोटोनेटेड एल्कोहल लिखा है तो हम वही मानेंगे। अगला लिखिए NCERT, ग्रंथ है भैया वहाँ, NCERT लिखो। ऑल द प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल द प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स, ऑल द प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स, ऑल द प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स आर इलेक्ट्रोफाइल, ऑल द प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, साथ में ये बना लो ROH पॉजिटिव, फिर इससे बना लेना R+ या फिर CH3 पॉजिटिव टाइप। H2O बाहर निकल जाता है इसमें से।
डन, बढ़िया। तो ये था ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, जितना कुछ हो सकता था। इलेक्ट्रोफाइल्स में इससे ज़्यादा तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं भी। इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल्स विद ऑल द एग्जांपल्स। नाउ हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोफाइल, and now I think you will be familiar with this nucleophile term. न्यूक्लियोफाइल जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स में वो लोग आते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो न्यूक्लियोफाइल में कौन आएगा? जिनको न्यूक्लियस पसंद है। अब न्यूक्लियस पे तो कोई हमला कर नहीं सकता किसी भी एटम के, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल उनको कहते हैं जिनको पॉजिटिव चार्ज पसंद आता है, ये मतलब होता है इसका। इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद आते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज पसंद आता है। न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनको पॉजिटिव चार्ज पसंद आता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है, तो इनको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो सब आएंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लगभग जिनके ऊपर नेगेटिव है उन्हीं को प्लस पसंद आएगा, तो पहले तो नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। दूसरे वो आएंगे जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसी को तो प्लस पसंद आएगा, तो प्लस वाले के पास जाए, इलेक्ट्रॉन दे दे उसको और स्टेबलाइज हो जाए। अगर किसी के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल होगा। पहला न्यूक्लियोफाइल्स को लिखो लिख लो। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग न्यूक्लियस लवर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग न्यूक्लियस लवर इलेक्ट्रॉन रिच negatively charged lone pair containing species, ये सब इसी के अंदर आते हैं। अगर तुम ध्यान से इन सबको देखोगे तो ये सब वो हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं या नेगेटिव चार्ज है। दे ऑल विल लव द पॉजिटिव चार्ज एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। आगे देखो, न्यूक्लियोफाइल्स आर रिप्रेजेंटेड एज, तो न्यूक्लियोफाइल्स को पॉजिटिव चार्ज पसंद है तो इनके ऊपर ऐसे नेगेटिव लगाया जाता है, ऐसे। न्यूक्लियोफाइल्स आर रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे NU नेगेटिव लिखो। नेगेटिव के नीचे 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक अपना एक किसी और का। रिप्रेजेंटेड एज ऐसा। आगे लिखो, दे कैन बी क्लासिफाइड एज number 1 negatively charged species, देखो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा पॉसिबिलिटी क्लियर है कि भैया वो पॉजिटिव पे हमला करेगा, तो पॉजिटिव पसंद उसको आएगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से स्पीसीज होते हैं देख लो, जो हमने पहले पढ़े हैं तकरीबन उससे मिलते जुलते हैं। जैसे देखो H नेगेटिव हो गया, X नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, है ना, ये सारे के सारे हैं नेगेटिव चार्ज वाले। इसके अलावा देखो CH3 नेगेटिव, जिसको कार्बो एनाइन कह दिया हमने। उसके बाद देखो चाहो तो ये बना लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, चाहे बना लो CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, चाहे CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, दे ऑल आर द नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस। तो इन सबको न्यूक्लियोफाइल कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही RO नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल में आएगा। लॉट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भरे हुए हैं तुम्हारे, ठीक है। साइनाइड हो गया, ठीक है, लिख ही लो, बहुत सारे हैं। RS नेगेटिव हो गया, ये देखो CN नेगेटिव हो गया, ठीक है। NO नेगेटिव बनाना चाहो तो बना सकते हो, कई सारे हैं। देखो यार, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है।
मतलब कहीं पर प्लस चार्ज है तो ये हमला कर देते हैं सीधे सीधे। न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड 2 रिएक्शन आएंगी बाद में तुम्हारी, SN1 SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, वो इन्हीं के लिए है SN1 और SN2। लेकिन वो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में आती है। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में हम सारी चीज़ों को समझते हैं, पार्ट 2 में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। अब पार्ट 2 चैप्टर वाइज चलता है, पार्ट 1 एक साथ समझते हैं। तो हो गया नेगेटिवली चार्ज। दूसरा लिखो, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ब्रैकेट में लिख देना लुईस बेस। बोलो एसिड बेस वाला चैप्टर याद है, बोला था वहाँ लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनर होते हैं, तो इनके पास लोन पेयर होता है लुईस बेस। ठीक है, देखो वो सब जिनके पास लोन पेयर होगा वो इस कैटेगरी में आएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या वाटर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होता है? H2O में ऐसा कोई है जिसके पास लोन पेयर होता हो? हाँ जी सर, ऑक्सीजन के पास वो भी एक नहीं दो। वाटर खुद एक न्यूक्लियोफाइल होता है। वाटर के अलावा अल्कोहल में भी ROH इसके पास, इसके अलावा अमोनिया NH3 तो सिंपली तुमने पढ़ा ही हुआ है। इसके अलावा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स सब इसी के अंदर आते हैं, दैट इज RNH2, R2NH, R3N अमीन्स हैं ये। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन कहते हैं इनको। ये सब भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये सब भी लिख लो। लोन पेयर कंटेनिंग या लुईस बेस सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारे एक ही बार में कवर कर लो, खत्म है कि नहीं। सब पे लोन पेयर लगा दो, नाइट्रोजनों पे एक ही लगाना, दो मत लगाना। तीसरा नोट बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है, लिखना मत। देखो ये 3 सब्सटेंस हैं, बेंजीन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, मैं लिखाऊंगा इसका स्टेटमेंट पूरा, पर अभी पहले समझो। इनके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, इट्स एन वेरी सिंपल फिनोमेना। बेंजीन के पास, एल्कीन्स या एल्काइंस के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, बट ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई एल्काइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड ये होगा, तो अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी अपना VSEPR थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन याद होगा तो एक ऐसा होता था, उसके बाद पाई बॉन्ड्स बनते थे, एक ऐसे और एक ऐसे। होप सो कि तुमने ये पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, वरना फिर ये सर के ऊपर से निकल जाता है। कुछ ऐसे ये वाला बॉन्ड इधर बनेगा, ये पाई बॉन्ड्स थे, ये वाले, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है, ये सिग्मा है, मतलब 2 पाई हैं, 4 नहीं है, ये 2 ही हैं, एक ही गिनते हैं इसको। तो कुछ ऐसा है, हो क्या रहा है, इन दोनों कार्बन्स के बीच में या आसपास में ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जा रही है। ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो 6 इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बनों के बीच में है, और इसको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई जो बॉन्ड होता है वो एटम्स में ऐसे ऊपर और नीचे से ऐसे जुड़ता है, पेन शेप, बनाना टाइप शेप बनाता है। पाई बॉन्ड में अगर तुमने कभी डबल बॉन्ड बनाया हो तो सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाते हैं और फिर डबल बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, पाई बॉन्ड को ये ऐसे, ये एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब ये डबल बॉन्डेड स्पीसीज है, ट्रिपल नहीं है, डबल है। डबल बॉन्ड में पाई दोनों तरफ से बनाते हैं, ध्यान रखना। बनाना बॉन्ड में भी लगभग ऐसा ही बनाते हैं, पर बनाना बॉन्ड में यहाँ बीच वाला बॉन्ड नहीं होता है, ये डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऐसा होता है, देखो सी, सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर का बॉन्ड ये रहा, ऊपर का बॉन्ड ये रहा, और ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, एक ही पाई है बस। अगला पाई ऐसा होगा, फिर ये और ये, फिर इन दोनों में जुड़ेगा ऐसे। ठीक है, और जो भी है यहाँ पे हुआ क्या है पहले वो समझो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए। और अभी अभी हमने पढ़ा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, उस पर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों, लोन पेयर कंटेनिंग हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो वो सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं।
तो यहाँ पर हुआ ये मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से या पाई बॉन्ड्स की वजह से इनमें भी C6H6 यानी कि बेंजीन, एल्कीन और एल्काइंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसीलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। हालांकि इनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फालतू के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं वो थोड़ा नज़दीक होते हैं, एक साथ होते हैं, तो बहुत कंसनट्रेटेड हो जाते हैं एक ही जगह पे। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे ऑल्सो बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये लाइन है, देखिए, बेंजीन, एल्कीन एंड एल्काइंस, बेंजीन, एल्कीन एंड एल्काइंस, बेंजीन, एल्कीन एंड एल्काइंस, बेंजीन, एल्कीन एंड एल्काइंस are also nucleophiles, are also nucleophiles, are also nucleophiles due to, are also nucleophiles due to pi electron density, due to pi electron density, due to pi electron density. पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अगला लिखिए थर्ड, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, देखो एम्बीडेंटेड, एम्बी का मतलब, एम्बीडेंटेड का मतलब होता है जहां पे दो अलग अलग सिरे आ जाए या हेड आ जाए, उनमें हम एम्बीडेंटेड यूज करते हैं। मतलब न्यूक्लियोफाइल ही रहेगा पर इसमें दो एटम्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे एक ही एलिमेंट में। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, साइनाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसमें होता क्या है, इस नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर और इस कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या इसे पॉजिटिव चार्ज पसंद आएगा, ये बताओ मेरे को। पॉजिटिव चार्ज पसंद करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तुम्हारे ऊपर। इसके पास नेगेटिव है क्या, इसमें कहीं पर एक जगह पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज बहुत ही पसंद होगा, तो ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल हो गया। लेकिन अभी अभी जो तुमने डेफिनेशन से पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है तो वो भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है या न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब एक ही साइनाइड के अंदर दो अलग अलग हेड बन गए हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल हैं, एंड दैट्स हाउ हम कह सकते हैं कि ये एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हुआ, इसके दोनों हिस्से न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जिसमें दोनों तरफ आ जाता है। जैसे ONO एक स्पीसीज पड़ता है, NO2 हम इसको यूज़ करेंगे बाद में, काफ़ी यूज़ होगा ये। अगर तुम इस पर ध्यान से देखोगे तो यू विल अगेन गेट दिस वन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस वन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। ये भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल है, दैट इज NO2 नेगेटिव लिखते हैं इसको, या ONO भी लिख सकते हो, हेयर इज CN नेगेटिव, साइनाइड का नेगेटिव वाला, ये भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एक हाइड्रोजीन आता है NH2OH, कंप्लीटली न्यूट्रल है, चार्ज वार्ज नहीं है, बट अगेन तुम ध्यान से देखो तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और ये जो हाइड्रोजीन है ये भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास भी न्यूक्लियोफाइल्स में ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स एक ही एलिमेंट के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर हों और वो बिहेव करें एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो उनको बोला जाएगा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तीनों एग्जांपल्स लिख लो, इंपॉर्टेंट है, अच्छे एग्जांपल्स हैं, CN नेगेटिव, ONO नेगेटिव और NH2OH हाइड्रोजीन। ठीक है, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शनें भी होती हैं हाइड्रोजीन की, अभी तो खाली याद कर लो NH2OH करके होता है।
ये हेडिंग में डाल देना एमबी फाइल। एमबी फाइल डिफरेंट टॉपिक है, खत्म। तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स दोनों हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे, मतलब उन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स जिनको न्यूक्लियस पसंद होगा, पॉजिटिव पसंद होगा, मतलब उन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसा लिखने का तरीके से समझ जाओगे, न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव वाले होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव वाले होते हैं। बट नेवर रिमेंबर बाय दिस, क्योंकि इनके साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रल स्पीसीज हैं जो आगे काम आने वाले हैं तुम्हारे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी ज़्यादा। तो न्यूट्रल्स के हिसाब से याद कर लेना, कोशिश करना कि कल तक तुमको ये याद हो जाए, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स और कल हम लोग इसमें से कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेनाइंस इंटरमीडिएट पढ़ चुके होंगे। वो इंटरमीडिएट पढ़ लेने के बाद फिर एक शीट तुमको मिलेगी, वर्कशीट, जिसमें तुमको पहचानना पड़ेगा कि आई ग्रुप प्लस आई कौन सा है, माइनस आई कौन सा है। तो उसमें क्वेश्चन ये भी आएंगे कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम मतलब ऑल ऑफ देम, जब भी मैंने सारे लिखाए हैं तो तुमको सारे याद करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है और याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक अच्छा तरीका ये है कि सारे पॉजिटिव वाले एक तरफ, नेगेटिव वाले एक तरफ रख के याद हो जाते हैं। बाकी बचे हुए कि कैरेक्टर्स पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो रटो। लेकिन जो भी करते हो करो, पर ये सारे याद होने चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। अगर तुम्हें सारे याद हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो तुम ही फंसोगे। लास्ट में तुम्हें ही समझ में नहीं आएगा कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंसीडर कि भैया अटैक करेगा कौन। ठीक है, कल को हमला आएगा NaOH की तरफ से, NaOH में से OH नेगेटिव अटैक करेगा, फिर मैं पूछूंगा बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि इलेक्ट्रोफिलिक, तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन है जिसने हमला किया। बताओ OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल कि इलेक्ट्रोफाइल? याद है तो समझ गए, नहीं है तो नहीं। बोलो OH नेगेटिव पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव को क्या पसंद होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में OH नेगेटिव हमला करता है, ऐसे पहचानते हैं। तो जैसे तुम्हें OH नेगेटिव दिख गया, तुम सिंपल कह सकते हो कि भैया ये सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। फिर मैकेनिज्म देख के बताओगे कि SN1 होगी कि SN2 होगी। ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियोफाइल है हमला करने वाला। ये तब जब तुम्हें पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वरना रिएक्शन तो क्या, रिएक्शन की हेडिंग तक नहीं बना पाओगे तुम। ऑर्गेनिक इतनी ख़राब होती है कि अगर तुम्हें ये याद नहीं है और तुम्हारी कमांड इनमें नहीं है तो तुम रिएक्शन की हेडिंग तक नहीं बना पाओगे, सब रटना पड़ेगा ऑर्गेनिक। और ये याद है तो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म तुम बिना देखे बना सकते हो। ये फ़ायदा होता है GOC का। देखो अब इतना सारा पढ़ दिया है तो देयर इज़ एन टॉपिक कॉल्ड एम्बीफाइल्स। ये थोड़े स्पेसिफिक स्पीसीज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ एक नोट में तुमको करवा दे रहा हूँ, ये कभी काम आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड RCN। ये कंपाउंड है, एल्किल साइनाइड हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको RCN को CN नेगेटिव से कंफ्यूज मत करना। CN नेगेटिव में R निकल चुका है, C पे नेगेटिव आ गया। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे RCN 3 चीज़ें हैं और नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास एक लोन पेयर है। तो अब अगर तुम बहुत ध्यान से देख पा रहे होगे तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि सर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और जिस पर लोन पेयर होता है, लोन पेयर कंटेनिंग, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसका मतलब ये जो स्पीसीज है इसमें ये वाला हिस्सा नाइट्रोजन का विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पर अगर बहुत ध्यान से सोचोगे तो मैंने तुम्हें बहुत पहले कुछ एक चीज़ें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताई हैं जिसको FON या फोन कहा जाता है। ये 3 पूरी केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड है जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ा देता है, और ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये नाइट्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और खींचेगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो नाइट्रोजन पे हल्का नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा हल्का पॉजिटिव। अब सोचो थोड़ी देर पहले की बात, जैसे ही कार्बन पे प्लस आया, अब कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? क्या थोड़ी देर पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल को E के ऊपर प्लस करके लिखा था, मतलब जिस पे प्लस होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इट इज़ बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये दोनों है, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी, इनको कहते हैं एम्बीफाइल्स, जिसमें एक ही स्पीसीज में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन आ रहा है, इधर से आएगा तो भी हमला, उधर से आएगा तो भी हमला, कोई भी आए ये क्या करेगा, अटैक कर सकता है। इसीलिए इसको एम्बीफाइल बोला जाता है। ये टॉपिक बनाओ, साइड में एम्बीफाइल करके लिख दो। बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आर प्रेजेंट, बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आर प्रेजेंट। एम्बीफाइल्स वो होते हैं जिनमें दोनों होते हैं प्रेजेंट, क्या क्या, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आर प्रेजेंट। बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर प्रेजेंट। तो क्या मैं ये मान लूँ कि तुम्हें कल ये सब याद हो जाएंगे? वेरी गुड।
अब सुनो, हमने अभी अभी जो पढ़े हैं ये अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं, मतलब ये बॉन्ड पे हमला करते हैं। तो मैं जैसे तुम्हारे सामने एक सिंपल सी स्पीसीज बनाऊँ, CH4, ये मिथेन है CH4 जिसको हम कॉमनली जानते हैं, लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया है मैंने। और मैंने कहा कि इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल हमला कर रहा है, मेरे को कोई इलेक्ट्रोफाइल से बैर नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल भी हमला कर सकता है, कोई भी हमला करता है। तो जब ये हमला करेगा, अटैक करेगा, तो ये किस पे अटैक करेगा? इस बॉन्ड पे। तो ऐसे हमले से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यही तो होगा। चाहे न्यूक्लियोफाइल हो चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो, इन दोनों को हमने बोला अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे हमला करते हैं बाहर से और उनको तोड़ के रिएक्शनों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसने जब हमला किया होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो अगला टॉपिक है इसी बॉन्ड का टूटना, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड फिजन। अब तुम ये समझोगे कि बॉन्ड कितने प्रकार से टूटता है, एक बॉन्ड का फिजन कितने टाइप से होता है। पहले तुमने अटैकिंग रिएजेंट समझा कि हमला करने वाला कौन कौन हो सकता है। अब तुम्हें ये पता है कि कौन कौन अटैकर हो सकता है, तो अब ये सोचोगे कि भैया हमला करने के बाद ये बॉन्ड कैसे टूटेगा। अब जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा? CH3 अलग और H अलग हो जाएगा, इनको बोलेंगे इंटरमीडिएट्स। तो फिर तुम पढ़ोगे इंटरमीडिएट्स, और जब इंटरमीडिएट भी पढ़ चुके होगे फिर तुम देखोगे कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। और वहाँ आता है आई इफेक्ट, M इफेक्ट, E इफेक्ट, ID इफेक्ट, उस फिनोमेना में पढ़ते हैं। मतलब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। हमने अभी सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट्स देख लिए हैं, हमें ये पता है कि हमला करने वाले कौन कौन हैं। अब हम देखेंगे कि उनके हमले से ये बॉन्ड जो टूटेगा ये किस तरीके से टूट सकता है। होमोलेटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिजन, दो बॉन्ड फिजन है। जब वो दो बॉन्ड फिजन पढ़ेंगे तो हम उनका रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को इंटरमीडिएट कहते हैं। तो अगला टॉपिक फिर होगा केमिकल इंटरमीडिएट्स, जिसको ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट कहते हैं। वो 5 होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन और उसके अलावा एक फ्री रेडिकल। फिर ये पांचों इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद फिर हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स के अंदर, तब आता है आई इफेक्ट, M इफेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पर आई इफेक्ट, M इफेक्ट पढ़ने में टाइम लगता है थोड़ा, फिर स्टेबिलिटी वगैरह रिलेट करते हैं। तो 1-1.5 महीने का काम है हमारा ये पूरा, धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि शुरू से सारे याद करते हुए चलने, जितना तुम यहाँ छोड़ोगे उतना नुकसान तुमको लास्ट में होगा। जब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे तुम्हें ये सब पहले से याद होने चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पे स्पीसीज बनाऊंगा और पूछूंगा इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, और फिर तुम्हें यही नहीं पता कि इलेक्ट्रोफाइल किस में जुड़ा है, न्यूक्लियोफाइल किस में जुड़ा हुआ है, तो तुम नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को। सिंपल ये होता है। ठीक है, जाइए। भारी तो नहीं हो गई क्लास?